जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, NDUAT, कुमारगंज, अयोध्या। साथियों, जो हमारी एक सीरीज चल रही थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए तो आज हम पेपर लेके आए हैं 1999 का। 1999 में जो लोक सेवा आयोग के द्वारा एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल 120 क्वेश्चन थे। उन सभी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इट प्रेजेंट the most serious of which disease in the या नॉर्दर्न प्लेस इज, मतलब उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी कौन सी है। तो मुख्य बीमारी उत्तरी क्षेत्रों में जो प्रेजेंट टाइम में है उसका नाम है करनाल बंट। तो करनाल बंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई किए थे मनोरंजन मित्रा ने 1931 ईस्वी में इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। और गेहूं में 3 रस्ट लगते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट एंड येलो रस्ट। तो ब्लैक रस्ट को ही स्टेम रस्ट बोलते हैं जो कि पक्सीनिया ग्रेवनिस ट्रिटिसाई के द्वारा काज करती है डिजीज़। और जो येलो रस्ट होता है उसको वो जो डिजीज होती है वो पक्सीनिया ग्रेवनिस स्ट्रीफार्मिस नामक कवक के द्वारा लगती है। और जो आपका ब्राउन रस्ट होता है वो पक्सीनिया ग्रेवनिस रिकॉन्डिटा नामक फंजाई के द्वारा डिजीज काज करती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। इट प्रेजेंट द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ व्हीट इन नॉर्दर्न प्लेस इज कॉल्ड करनाल बंट। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी इनोकुलम ऑफ लूज स्मट ऑफ फीट सर्वाइवस। गेहूं के कंडुआ का प्राथमिक निवेश द्रव्य जीवन जीवी रहता है। तो कहाँ पे रहता है? यह माइसीलियम में रहता है। माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम होता है ग्रुप ऑफ हाइफी, इज कॉल्ड माइसीलियम। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्व्ड रॉड शेप बैक्टीरियम इज, एक मुड़ा हुआ दंडाकार जीवाणु है तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर स्यूडोमोनास है। स्यूडोमोनास जो है यह कर्व्ड रॉड शेप बैक्टीरिया है। और जो आपका यहाँ पे दिया है जेंथोमोनास, तो जेंथोमोनास जो क्या होता है, एक रॉड शेप बैक्टीरिया है जो कि सबसे छोटा होता है। जेंथोमोनास शॉर्ट रॉड शेप बैक्टीरिया है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है तो ये क्या होता है, फिलामेंटल फॉर्म। इसका जो साइज होता है वो फिलामेंटल फॉर्म में होता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा था कर्व्ड रॉड शेप बैक्टीरियम इज, तो यहाँ पे स्यूडोमोनास इसका राइट आंसर सही होगा। इस वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको दोस्तों तक जरूर शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि C4 प्लांट्स इज, C4 कौन सा पौधा है? तो C4 यहाँ पे मक्का है। मक्का C4 है। गेहूँ, अरहर एंड पैडी ये C3 पौधा है। मक्का, यहाँ पे जो मक्का है ये बिहार में जो मक्का होता है तीनों ऋतुओं में उगाए जाने वाली फसल है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? तो डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है और हरित लवक के जो ग्रेना में होती है वो लाइट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे डार्क पूछा था, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशित जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? अप्रकाशित होती है स्ट्रोमा में, प्रकाशित होती है ग्रेना में। और DNA यहाँ पे ऑप्शन दिया है DNA को सर इसका द्विकुंडल मतलब डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और जो क्रिस्टी क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। जो उंगली नुमा संरचना होती है उसको क्रिस्टी बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यू टू ईस्ट। खमीर में जो उसका जो परिवर्तन होता है खमीर का वो किसके द्वारा होता है? तो परिवर्तन जो होता है वो शुगर टू एल्कोहल, शर्करा से जो अल्कोहल में परिवर्तन होता है उसको वो खमीर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है डे न्यूट्रल क्रॉप। डे न्यूट्रल क्रॉप कौन सी है? तो डे न्यूट्रल क्रॉप जो है वो मूंग है। मूंग को डे न्यूट्रल क्रॉप बोलते हैं। बाकी यहाँ पे जो पैडी है, पैडी क्या है? ये शॉर्ट डे प्लांट है। व्हीट एंड ग्राम लॉन्ग डे प्लांट है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत दिया हुआ है कि सेब धान विकास संवेदनशील फसल है, संवेदनशील, जबकि संवेदनशील नहीं, संवेदनशील फसल है। दी हाइब्रिड वैरायटी ऑफ रेड ग्राम इज, हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी जो है ICPH 8 है, जिसको 21 हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया गया था। तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी जो है ICPH 8 है।
और इसमें जो ICPL 87 दी है, तो ICPL 87 जो वैरायटी है ये बिल्ट टॉलरेंट वैरायटी है। और जो यहाँ पे उपास 120 है, उपास म्यूटेंट वैरायटी है और ये अगली वैरायटी है। प्रभात एक्स्ट्रा अगली वैरायटी है जो कि 115 से 115 दिन में तैयार होती है, उपास 120 दिन में तैयार होती है, तो अगली वैरायटी है। और जो ICPL 151 है ये शॉर्ट ट्यूबरसल की वैरायटी है। ये रेसिस्टेंट किसके लिए है? मुझे एक वायरस के लिए रेसिस्टेंट है। और ये इसका सिलेक्शन हुआ था पेडिग्री मेथड के द्वारा। इसका सिलेक्शन पेडिग्री मेथड के द्वारा हुआ था। और कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। इसका जो क्लास था वो ICP जो 69 97 यानी कि 69 एंड 97 का क्लास हुआ था प्रभात के साथ, तब जाके इस वैरायटी को डेवलप किए थे। ये वैरायटी 130 दिन में पक के तैयार होती है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट हाइब्रिड पूछता तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही होता। यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है, तो सी ऑप्शन क्योंकि ये हाइब्रिड तो है नहीं, क्योंकि क्या हुआ था कि इसका सिलेक्शन हुआ था पेडिग्री मेथड के द्वारा, तो ये हाइब्रिड नहीं है। तो हाइब्रिड है या नहीं इसको आप एक देख लीजिए। बाकी जैसे फर्स्ट हाइब्रिड तो आपके ICPH 8 है जो कि 1991 में जिसको डेवलप किए थे इक्विसेट हैदराबाद के द्वारा। ठीक, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे सी ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि हाइब्रिड तो यहाँ पे जैसे कि ICPH 8 भी दिया है। ऑयल कंटेंट सोयाबीन ग्रेन, सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो 25%, 20%, 30%, 15% ऑप्शन दिया है। तो सोयाबीन में जो तेल की मात्रा होती है 20 से 22% होती है और प्रोटीन इसमें 40 से 42% होती है। तो यहाँ पे 20% इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। बंची टॉप वैरायटी ऑफ ग्राउंड नट, इसमें कौन सी वैरायटी जो है मूंगफली की जो गुच्छेदार है? गुच्छेदार वैरायटी का नाम क्या है? टाइप 28। टाइप 28 जो है वो गुच्छेदार वैरायटी है। तो इसका सी ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। सौ के साथ यहाँ पे पूछा है बंच टाइप। बंच टाइप कौन सी? कौशल है। कौशल बंच टाइप है। एंड जो आपकी टाइप 28 एंड चंद्रा M13 ये कौन सी हैं? ये है आपकी स्प्रेडिंग टाइप, मतलब फैलने वाली वैरायटी टाइप 28 चंद्रा M13। और इसमें आ जाती है प्रकाश ये एंड बाकी सब स्प्रेडिंग वैरायटी हैं। और तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा, कौशल। अगला क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कॉटन की सीड रेट कितनी होती है? तो अमेरिकन कॉटन की सीड रेट कितनी होती है? 18 से 20 kg होती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। और जो देसी कॉटन है उसकी सीड रेट 10 से 12 kg होती है। हाइब्रिड सी कॉटन की 2.5 से 3 kg होती है। और यहाँ पे जो लिंटल की होती है लिंटल मतलब मसूर की वो 30 से 40 kg पर हेक्टेयर सीड रेट होती है। अगला क्वेश्चन है लिंटल वैरायटी। लिंटल वैरायटी सुटेबल फॉर द लेट सोन कंडीशन। मसूर की देर से बुआई के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? मसूर की देर से बुआई करने के लिए उपयुक्त प्रजाति जो है उसका नाम है पंत L 406, मतलब 406। पंत L 406 जो वैरायटी है वो लेट सोविंग वैरायटी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन फॉर इरीगेटेड लेट सोन व्हीट इन प्लेन्स इज, मतलब सिंचित क्षेत्र में देर से बुआई की दशा में मैदानी क्षेत्रों में गेहूं के लिए उपयुक्त जो उर्वरक है वो कितना होना चाहिए? तो वो कितना होना चाहिए? 120, 60, 40। तो 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस एंड 40 kg पोटास की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है एमंग पल्स द मैक्सिमम एरिया इन यूपी इज अंडर। तो मतलब दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल किस फसल का है? तो उसमें अरहर का है जिसको रेडग्राम या पिजन पी के नाम से जानते हैं। तो उसका सबसे अधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। और भारत में मतलब सबसे अधिक अरहर का प्रोडक्शन जो होता है वो MP में होता है। अरहर नहीं मतलब टोटल जो आपका दलहनी फसलों में जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो MP फर्स्ट नंबर पे है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन इज इक्वावेलेंट टू, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन किसके बराबर होता है? तो वो होता है 2 × 2.22। मतलब अगर 1 किलोग्राम में आपको नाइट्रोजन चाहिए तो आपको यूरिया की कितनी आवश्यकता होगी? तो यूरिया की आवश्यकता होगी 222 ग्राम, यानी कि 2 किलो 220 ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी, तब जाके उससे 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होगी। और इतना ही फास्फोरस का होता है। DAP
अगर आपको फास्फोरस 1 किलोग्राम चाहिए तो डीएपी की भी उतनी ही आवश्यकता होगी। यानी कि इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दी साइंटिफिक नेम ऑफ चीना मिलेट। चीना मिलेट का वैज्ञानिक नाम जो क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पक्सिनिया मिलीनियेसियम। पक्सिनिया मिलीनियेसियम जो है इसका वैज्ञानिक नाम है चीना का। अगला क्वेश्चन है कि अर्लिस्ट मैच्योरिंग पिजन पी वैरायटी। सब मतलब कि जो अभी पिजन पी की मैंने क्या बोला था, सबसे आज कम समय में पकने वाले वैरायटी का नाम प्रभात है, और उपास 120 दिन में पकती है, प्रभात 110 से 115 दिन में पकती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है उपास 120, पूसा अगेती, टाइप 21 एंड प्रभात। प्रभात इसका राइट आंसर सही होगा, क्योंकि यह उपास से भी 5 से 10 दिन कम समय में पक जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पूसा बोल्ड। पूसा बोल्ड इज ए वैरायटी ऑफ। पूसा बोल्ड किसकी वैरायटी है, तो पूसा बोल्ड जो है वो सरसों की वैरायटी है, यानी कि मस्टर्ड की वैरायटी है। मस्टर्ड की सीड कितनी होती है, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। व्हीट का क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 42। राइस में कितने होते हैं, 24। अगला क्वेश्चन है कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एट सैचुरेशन इज। संतृप्त अवस्था में मृदा में नमी का अंश होता है, तो मृदा में नमी का अंश कितना होता है, तो कितना होता है कि फील्ड कैपेसिटी का दूना होता है। तो फील्ड कैपेसिटी का दूना से यानी कि इसका राइट आंसर ए ऑप्शन से होगा, 2 टाइम्स दैट ऑफ फील्ड कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है कि कार्डिनल टेम्परेचर रिफर्स टू। कार्डिनल टेम्परेचर का तात्पर्य क्या होता है, जब मैक्सिमम मिनिमम एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर को ही कार्डिनल टेम्परेचर, जब एक मैक्सिमम मिनिमम एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर को कार्डिनल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दी फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट इन दी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उस क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पे होती है, ग्रेना में होती है। आप प्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है, ये भी आप याद रखिएगा। ये पेपर 1999 का हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन थे 120। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चिलिंग टॉलरेंट इन पल्स इन प्लांट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चिलिंग टॉलरेंट इन प्लांट्स। निम्न में कौन पौधों की अवशीलन सहिष्णुता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का यूज हम कहाँ पे कहते हैं, सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन का यूज, हार्मोन्स का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। मतलब यहाँ पे कुछ फसलें दिया होगा, उसकी फैमिली से मैच कराना है। तो सनफ्लावर की फैमिली की कंपोजिटी होती है, यानी कि ये पहला ऑप्शन सही है। कॉटन की फैमिली मालवेसी होती है। भिंडी की भी फैमिली मालवेसी होती है, ये भी सही है। कैस्टर की फैमिली कंपोजिटी नहीं होती, बल्कि कैस्टर की फैमिली जो होती है वो यूफोर्बिएसी होती है, यानी कि इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। शुगर केन की फैमिली ग्रेमनी होती ही है। तो यहाँ पे कैस्टर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कैस्टर की जो फैमिली होती है वो यूफोर्बिएसी होती है। अगला क्वेश्चन है इन डेपोक सीडलिंग आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग बिटवीन। डेपोक मेथड से अगर सीडलिंग तैयार करेंगे राइस की, तो कितने दिन में फसल तैयार हो जाती है, मतलब जो आपके पौध होती है, पौध कितने दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है, तो 11 से 14 दिन इसमें समय लगता है। और इसमें डेपोक विधि में इसको या मैट या चटाई विधि बोलते हैं, या फिलीपींस से डिस्कवर किया गया था, मतलब फिलीपींस से यहाँ भारत में लाए गए थे। इसकी खोज फिलीपींस में हुई थी। और सिगी जो मेथड होता है उसकी खोज मेडागास्कर में हुई थी। सिगी मेथड में सबसे कम सीड रेट लगता है, और डेपोक में सबसे कम एरिया लगता है। इसमें एरिया 30 है, इसमें एरिया कितना लगता है, 200 मीटर स्क्वायर डेपोक में। HCN टॉक्सिसिटी इज रिलेटेड टू। HCN टॉक्सिसिटी कहाँ पर रिलेटेड होता है, नहीं, डेपोक में एरिया जो लगता है 25 से 30 मीटर स्क्वायर लगता है। और HCN टॉक्सिसिटी इज रिलेटेड टू, तो HCN का विषैलापन जो होता है वो कहाँ पर किस फसल से संबंधित होता है, तो HCN किस में पाया जाता है, ज्वार में पाया जाता है। और HCN कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, रूट में बनता है, एंड जो प्लांट की जो लीफ होती है वहाँ पे कलेक्ट होता है, इकट्ठा प्लांट की लीफ में होता है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हीट कैन ग्रोन बाई ट्रांसप्लांटिंग अंडर। मतलब गेहूं की खेती रोपाई विधि से की जा सकती है, तो कैसे की जा सकती है,
ऑप्शन दिया है लेट सोन कंडीशन, मतलब देर से बुआई की स्थिति में, अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा में, जगह जगह पर जमाव ना होने की स्थिति में, अगला क्वेश्चन है कि कम उर्वरक प्रयोग की स्थिति में। अगर आप गेहूँ की ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं होगी वहाँ ट्रांसप्लांटिंग तो किसी भी फसल की नहीं हो सकती, और जहाँ जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ तो लगेगा ही नहीं। इसका बीसी ऑप्शन भी गलत है। कम फर्टिलाइजर उपयोग, मतलब कि लो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर नहीं दोगे तो पौधा उगेगा कैसे, मतलब कैसे उसकी वृद्धि में विकास होगी। तो जहाँ लेट स्विंग, जब हम किसी फसल की बुआई लेट में करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी फसल के लिए। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन ऑर्गेनिक सॉइल इज दी ऑरेंज। ऑर्गेनिक मैटर होता है वो जैविक सॉइल में, यानी कि जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। तो जैविक पदार्थ की मात्रा जो होती है वो रेंज पूछा है, तो रेंज उसकी कितनी होती है, 20 से 25%। अगला क्वेश्चन है कि ईस्टर्न यूपी कम्स अंडर, ईस्टर्न यूपी सम्मिलित है। तो ईस्टर्न यूपी में क्या है, गंगा का निचली मैदान, गंगा का जो निचली मैदान है उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न यूपी, यानी कि इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा। इसमें जो पूर्वांचली एरिया होता है वो गंगा का निचली मैदान में आता है। यहाँ पे बी ऑप्शन गलत दिया है। द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इज, प्राचीनतम फसल कौन सी है। तो ये आप व्हीट एंड जो आपका बागले है ये सबसे प्राचीनतम फसल है। तो इसका राइट आंसर सी है, ऑप्शन सही होगा। एक्टिव इन्ग्रेडिएंट इन ब्लाडेक्स जी, ब्लाडेक्स जी जो होता है उसका एक्टिव इन्ग्रेडिएंट कितना होता है, 36% होता है। और ये जो ब्लाडेक्स जी जो होता है वो कौन सा हर्बिसाइड, एक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड में भी 3 तरह के हर्बिसाइड होते हैं, एक सिलेक्टिव होता है, नॉन सिलेक्टिव होता है, यानी सिलेक्टिव एंड नॉन, एक कंटेक्ट दोनों होता है। तो ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, ब्लाडेक्स जी सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द डिस्प्ले टाइप एड। तो प्रदर्शित किस्म के साधन को चुनिए। तो उसमें किस्में डिस्प्ले पे शो करते हैं किसी, तो डिस्प्ले किस पे शो करते हैं, तो उसको शो करते हैं टेलीविज़न पे। टेलीविज़न जो होता है वो डिस्प्ले पे होता है, उसमें ऑडियो एंड विजुअल एड्स में आता है, और रेडियो सिर्फ ऑडियो एड्स में आता है, और टैप रिकॉर्डर भी ऑडियो एड्स में ही आता है, चार्ज सिर्फ विजुअल में आता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्टिंग पोरेस्ट एमंग पोर फर्स्ट इज दी अप्रोच अंडर। गरीबों में सबसे गरीब व्यक्ति को चुनाव का तरीका कौन सा है। तो उस समय कुछ योजनाएं चलाई गई थी जिसमें था जवाहर रोजगार योजना। तो जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से बताया गया था कि गरीबों में सबसे गरीब व्यक्ति चुनने कैसे उसको बताएंगे कि कौन सा सबसे गरीब व्यक्ति है। तो इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था, 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को हुआ था, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी, ये इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सहफसली है। द प्रिवेलेंट इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इन बुंदेलखंड रीजन। तो बुंदेलखंड के लिए कौन सा प्रचलित सहफसली है, तो ज्वार प्लस अरहर, क्योंकि वहाँ पे वाटर की डिफिशेंसी है, मतलब वाटर की कमी है। और बुंदेलखंड रीजन में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, नहीं टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें कि 7 उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं और 6 मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा, ज्वार एंड अरहर। यहाँ पे दिया है कि आलू एंड गेहूँ, इसका ये गलत दिया है। इसका ज्वार एंड अरहर सही होता है, मतलब क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है और गेहूँ और आलू को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो जाहिर सी बात है गलत दिया है, बाई मिस्टेक हुई है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ पैडी टेक्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। प्रारंभिक अवस्था में धान नाइट्रोजन किस रूप में एब्जॉर्ब करता है। तो ये अमोनिकल रूप में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, और नाइट्रोजन ही एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो प्लांट अमोनिकल एंड नाइट्रेट बोथ रूप में, यानी दोनों रूप में प्लांट अपटेक करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है, इसको हम देखते हैं, यहाँ पे आ नहीं रहा है, इसको मैं झूम कर दूँ। नाइट्रिफिकेशन अवरोध रसायन है जिनका प्रयोग मृदा में नाइट्रोजन के रूपांतरण को
नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, यानी कि तो सही है। वे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के कार्य को उत्तेजित करते हैं, ये गलत है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को उत्तेजित नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला फिर क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट से आधारित पर। तो पहला क्वेश्चन है ग्राउंडनट इज टेकन एज अ समर क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया। और दूसरा ऑप्शन दिया है, इसका जो रीजन है, मतलब कथन क्या कहता है कि उत्तरी भारत में मूंगफली की ग्रीष्मकालीन खेती नहीं की जाती है। तो ग्रीष्मकालीन खेती नहीं की जाती है, तो इसका जो रीजन क्या दिए हैं, एट द टाइम ऑफ सोइंग दिस सॉइल टेम्परेचर रिमेन वेरी लो, क्योंकि यानी कि बुआई के समय मृदा ताप बहुत कम हो सकता है। तो मृदा ताप तो कम होता नहीं बुआई के समय, क्योंकि ये खरीफ की फसल है, खरीफ में टेम्परेचर हाई होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन सही होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि पहला सही है कि उत्तर भारत में ग्रीष्मकालीन खेती नहीं होती है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन में तो ये वर्षाकालीन में होती है। बट इसकी जो बुआई के समय टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर हाई होता है, कम नहीं होता है, क्योंकि ठंडी नहीं होती उस समय, गर्मी होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिस शेप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इंडिकेट्स। आइसो मतलब सम लागत रेखा का ढाल दर्शाता है, क्या दर्शाते हैं इसमें, कि जब लागत मूल्यों का अनुपात, ये फैक्टर जो रेशियो ऑफ फैक्टर प्राइस है उसके अनुपात को दर्शाता है, कि जब स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इंडिकेट्स किसको करता है, रेशियो ऑफ फैक्टर प्राइस को इंडिकेट करता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दी मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स दी अरेंज दी एवरेज कॉस्ट कर्व व्हेन दी एवरेज कॉस्ट इज। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत मूल्य कब क्या होगा, सबसे कम होगा। जब यानी कि मार्जिनल कॉस्ट एंड जो आपका एवरेज कॉस्ट होगा, ये तब इंटरसेक्ट करेंगे जब हमारा एवरेज कॉस्ट कितना हो, मिनिमम हो, तभी उसको काटेंगे, एक बिंदु पे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कैन नॉट बी स्टॉप्ड एक्सेप्ट। असमान प्रतिफल के नियम को लागू होने से नहीं रोका जा सकता, किसके सिवाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन दिया है, इन प्लान्ड इकोनॉमी, इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, बाई वेरिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा कि बाई वेरिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन के साधनों में भिन्नता रखकर उसको असमान प्रतिफल के नियम को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न एक्सप्लेन। सम सीमांत का प्रतिफल सिद्धांत व्याख्या किसको करता है, क्या व्याख्या करता है। तो व्याख्या करता है प्रोडक्ट रिलेशनशिप को व्याख्या करता है मार्जिनल रिटर्न, प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन, कृषि प्रकार पर आधारित है। तो इसका द लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लाभ के आधार सिद्धांत पर, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न मतलब सम सीमांत आय के सिद्धांत पर, और उत्पत्ति ह्रास का नियम मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और अगला ऑप्शन दिया है कि लॉ ऑफ सब्सट्रीब्यूशन मतलब प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर जो है वो ये ऑप्शन सही होगा कि लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज पर आधारित होता है क्या, फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है कि लाइव स्टॉक इंश्योरेंस इज इंक्लूडेड इन, पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है। पशुओं का बीमा किस पर सम्मिलित किया जाता है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक नियत लागत पे पशुओं का बीमा तय किया जाता है कि हमारे पशु है और इसकी लागत ये है, तो उसी हिसाब से उसका बीमा तय कर दिया जाता है कि इतनी लागत इसकी पशु की है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, प्रोडक्शन किसका फंक्शन है, प्रोडक्शन फैक्टर का प्रोडक्शन है, फैक्टर का फंक्शन है प्रोडक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम ऑफ फार्मिंग, इसमें कौन सा सिस्टम ऑफ फार्मिंग नहीं है।
क्योंकि इसमें कुछ दिए हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जैसे कि आपका कैपिटलिस्टिक फार्मिंग जो होती है इसको पूंजीवाद खेती बोलते हैं, ये क्या है, ये आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। कोऑपरेटिव फार्मिंग ये भी टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग जो है वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, और बाकी जो जो पूंजीवादी खेती है, सहकारी खेती है, सामूहिक खेती है, ये सभी टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके दिए हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग का। पहला ऑप्शन सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, दूसरा भी सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, और तीसरा भी चौथा ऑप्शन भी सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। लेकिन जो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग है ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि फार्म मैनेजमेंट इज एन, क्षेत्र प्रबंधन एक विज्ञान है, किसका विज्ञान है, तो ये इंट्रा फार्म साइंस का विज्ञान है, यानी कि आंतरिक क्षेत्र विज्ञान है। फार्म मैनेजमेंट इज एन इंट्रा फार्म साइंस। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन, मांग का नियम बताता है, क्या बताता है कि जब मूल्य कम होगा तभी मांग बढ़ेगी, यानी या फिर मांग बढ़ने से, देखो मूल्य कम, प्राइस, मांग का नियम बताता है कि जब मूल्य बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो मूल्य देखो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन, ऑप्शन दिया है कि इनकम राइज डिमांड रेसेस, मतलब आमदनी बढ़ने से मांग बढ़ती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मूल्य के बढ़ने से मांग बढ़ती है, मूल्य जब ज़्यादा होगा तो मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। प्राइस फॉल्स डिमांड राइज, मतलब मूल्य के कम होने से मांग बढ़ती है। हाँ, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। मूल्य कम होगा तभी मांग बढ़ेगी, सस्ती चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अगला क्वेश्चन है दी अदर नेम ऑफ प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी को क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं प्राइस थ्योरी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कई एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दी रेगुलेशन ऑफ मार्केट इज रेगुलेटेड बाई, जो रेगुलेशन मार्केट है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा, मतलब विपणन एवं निरीक्षक निदेशालय जो होता है उसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। अगला ऑप्शन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग सक्सेस इन फार्मिंग, निम्न में से कौन खेती की सफलता का मापक नहीं है, तो नेट इनकम ऑप्शन दिया है, फैमिली लेबर दिया है, रिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर प्रतिशत प्रतिफल, एंड डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटलिस्ट यानी कैपिटल जो पूंजी पर हास के द्वारा इसका सफलता का मापन नहीं है। इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है एट प्रेजेंट द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, प्रेजेंट टाइम एनुअल पॉपुलेशन की एनुअल ग्रोथ रेट का कितनी है, तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम तो 1.8 था, बट प्रेजेंट टाइम 0.8 2021 का डेटा है, उसमें 0.8% एनुअल ग्रोथ रेट थी इंडिया की। अगला क्वेश्चन है द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि भारत में जो एग्रीकल्चर का है वो जीडीपी में कितना योगदान है, जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान कितना है भारत में, तो उस टाइम 29% था, बट प्रेजेंट टाइम 15% है। अभी के लिए क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो 15% है, 15% एग्रीकल्चर का योगदान है भारत की जीडीपी में। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट टूल ऑफ फार्म मैनेजमेंट एनालिसिस, इसमें से कौन सा फार्म प्रबंधन के एनालिसिस का साधन नहीं है, तो फार्म नियोजन, फार्म आय जिसको फार्म बजटिंग बोलते हैं, और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, फार्म बुक कीपिंग, तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, ये फार्म मैनेजमेंट का विश्लेषण एनालिसिस का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है परफेक्ट इलास्टिसिटी इज शोन बाई, पूर्णतया लोचदार मांग दर्शाई जाती है,
तो पूर्णतः मांग लोचदार मांग किसके द्वारा दर्शाई जाती है? हॉरिजॉन्टल यानी कि सीधी समतल रेखा पर दर्शाई जाती है। परफेक्ट इलास्टिसिटी, और परफेक्ट इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 और 0 आप कमेंट करके के माध्यम से बताइएगा कि 1 होती है 0 होती है परफेक्ट इलास्टिसिटी की। अगला क्वेश्चन है कि द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स इनटू बीइंग व्हेन, परिवर्तनीय अनुपात का नियम तभी लागू होता है जब, कब लागू होगा? जब केवल 2 परिवर्ती साधन हो, मतलब कि दे आर ओनली 2 वेरिएबल फैक्टर। मतलब द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स इनटू बीइंग व्हेन देयर आर ओनली 2 वेरिएबल फैक्टर, यानी कि इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है रिकमेंडेड मेथड ऑफ टेस्टिंग जेनेटिक प्योरिटी ऑफ ऑल क्रॉप्स। तो जेनेटिक प्योरिटी के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? तो ग्रो आउट टेस्ट का यूज करते हैं। और सीड की वाइबिलिटी जांचने के लिए हम टीजेट टेस्ट, ट्राइजोलियम टेस्ट का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द सेल बाय अ वेक्टर नेम। कोशिका से डीएनए स्थानांतरित करने वाले वेक्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? एगोबैक्टीरियम ट्रामीफेनेसियस, इसका राइट आंसर सही होगा, जो कि सी ऑप्शन है। राइजोबियम एक दलहनी फसलों के लिए, राइजोबियम लेगुमिनम सेगम नामक एक जीवाणु जो होता है दलहनी फसलों में पाया जाता है। क्रोमोसोम नंबर ऑफ ब्रेड व्हीट इज, जो गुणसूत्रों की संख्या चपाती वाले गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है तो 42 होती है। और गेहूं की क्या होता है? हेक्साप्लॉइड क्रॉप होती है। अगला क्वेश्चन है सल्फर इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। गंधक आवश्यक है किसके लिए? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए गंधक आवश्यक है। राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। द बैक क्रॉस इन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी, मतलब बैक क्रॉस जो एकल संकर में प्रति संकर क्या होगा? तो उसका रेशियो पूछा है इसमें बैक क्रॉस के लिए। तो एक इसमें बैक क्रॉस होता क्या? F1 का उसके किसी पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा, 1:1 होगा। से मान लीजिए यहाँ पे कोई हमने कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी का क्रॉस किया, तो फर्स्ट जो F1 बनेगा वो क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। अब इसका क्रॉस हम किसी से भी कर दें, मतलब चाहे कैपिटल ए से क्रॉस कर दें या कैपिटल स्मॉल बी से क्रॉस कर दें, तो उसका रेशियो पूछा है। तो इसका रेशियो कितना होगा? 2:2 आएगा, यानी कि एक बनेगा आपका स्मॉल ए, तो पहला इसका अग्रीमेंट बनेगा कैपिटल ए, दूसरा फिर कैपिटल ए कैपिटल बी, देखो पहला बनेगा कैपिटल ए, दूसरा होगा कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा होगा कैपिटल ए, चौथा होगा कैपिटल ए स्मॉल बी। यानी कि 2 बनेंगे कैपिटल ए के और 2 बनेंगे स्मॉल, मतलब एक कैपिटल ए एक कैपिटल बी, सॉरी 2 बनेंगे। देखो यहाँ पे 2 आएंगे कैपिटल ए और 2 बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल बी। तो इसको काट देंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्रोमोजोम आर मेड अप। क्रोमोजोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोजोम बने होते हैं किससे? न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन नहीं गलत है, भोपाल में नहीं है। भोपाल में क्या होता है? 1984 में
भोपाल गैस ट्रेजिडी, मतलब 19 जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी उसकी वजह से वहाँ पे मतलब एक जहरीली गैस निकली थी और उससे कई लाखों लोग उनकी डेथ हो गई थी। तो वो कब हुई थी? 2 और 3 मतलब 2 दिसंबर की रात 3 दिसंबर की सुबह को एक घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इसको बोलते हैं कजगी। कजगी जोधपुर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि दी एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इन वेस्ट रूट बीट रूट। बीट रूट में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हाउस फ्लाई। और हाउस फ्लाई और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? जो मैंगो में पॉलिनेशन होता है उसके लिए भी हाउस फ्लाई ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला क्वेश्चन है पार्थेनोकार्पिक कल्टीवर ऑफ ग्रेप फ्रूट इज। तो जो ग्रेप फ्रूट होता है उसको ग्रेप फ्रूट की जो बीज रहित किस्म होती है पार्थेनोकार्पिक से क्या होता है? सीड फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड मतलब कि फ्रूट बनेगा लेकिन उसके अंदर बीज नहीं पाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी जो होती है बीज रहित किस्म किसकी है? ग्रेप फ्रूट की कौन सी बीज रहित किस्म है? तो एक मार्स किस्म जो है वो सीड रहित किस्म है ग्रेप फ्रूट की। और ग्रेप फ्रूट किसका है? सिट्रस का है। सिट्रस की स्पीसीज है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड रेड माल्टा इज कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इन द स्टेट ऑफ। ब्लड रेड माल्टा की व्यावसायिक स्तर पर खेती होती है। तो इसकी व्यावसायिक स्तर पर खेती कहाँ पे होती है? तो महाराष्ट्र में होती है। और माल्टा ये भी इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन महाराष्ट्र में ही होता है। ये हमने 65 क्वेश्चन अभी आज डिस्कस किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं टोटल जो 55 वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे पार्ट 2 में। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। ये पेपर जो था 1999 का लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया प्री एग्ज़ाम था। प्री एग्ज़ाम में जो पेपर पूछा गया था वही उसी को हम डिस्कस किए हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट बी को हम लेके आएंगे कल, क्योंकि आज तबीयत थोड़ा ख़राब थी इसलिए काफ़ी 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।